मैं डॉक्टर अनीता वर्मा, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, हिंदी विभाग से। आज हम मोचीराम कविता जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित की हुई है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मोचीराम धूमिल की एक लंबी बड़ी कविता है, जिसमें पेशे से मोचीराम जो कड़ी धूप में बैठता है और आते जाते हुए लोगों के मनोभावों को पढ़ता है, संवेदना को जीते हुए, उस संवेदना को महसूस करते हुए कवि धूमिल ने मोचीराम के मनोभावों को बहुत ही सुंदर शिल्प के साथ प्रस्तुत किया है। देखिए कविता का सौंदर्य। एक रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। सच है, मोचीराम के लिए न कोई व्यक्ति विशिष्ट है न कोई सामान्य है, बल्कि उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक आदमी है जो उसका जीविका का एक माध्यम है, जीविकापार्जन का एक माध्यम है। मोचीराम कहता है कि सही बात तो यह है कि वह चाहे जो भी है, जैसा भी है, जहाँ कहीं भी है, आजकल कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है। अर्थात सब व्यक्ति जूते के लिए या जूते के रूप में उसके सामने विविध मनोभावों के साथ एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, आते हैं और उसके साथ एक अनुभव को साझा करते हैं और वो उन अनुभूतियों को समेटता हुआ मोचीराम अपनी जो संवेदनाएं हैं उनको इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा है। कवि धूमिल ने उन्हीं मनोभावों को पढ़ते हुए अपनी बात को इस कविता में पिरोया है। देखिए कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है। एक वह व्यक्ति जो ग्राहक है, जिसका जूता फटा हुआ है, और एक मोचीराम, दोनों के बीच में मनुष्य होने का संबंध है कि दोनों ही आदमी हैं। जिस पर टांके पड़ते हैं तो जूते से झांकते हुए अंगुली की चोट छाती पर पड़ती है और हथौड़े की तरह सहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो जूते गठवाने के लिए उस मोचीराम के पास आया है, उसकी भी माली हालत सही नहीं है, तभी तो वह वहाँ पर चकतियों से भरे हुए जूते की मरम्मत करवाने के लिए आया है। तो मोचीराम को लगता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल उसके समान ही है, उसके समान धर्मा है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवेद बतलाते हैं। मोचीराम कहता है कि मेरे पास प्रतिदिन अनेकों व्यक्ति आते हैं, अनेक प्रकार के आदमी आते हैं जो अपनी अपनी पहचान जूतों के माध्यम से मुझे बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकत्तियों की थैली। मतलब जो भी ग्राहक उसके पास आता है वो एक उसके लिए विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी होता है और उसके व्यक्तित्व के अंदर उसके सारे जीवन का जो है दर्शन समाये रहता है। उसके व्यक्तित्व, उसके संस्कार, उसका परिवेश, सब कुछ उसकी बातचीत से उसको परिलक्षित होता है। एक व्यक्ति जब आता है तो वो कहता है कि जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है, इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया। मोचीराम कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि गरीबी और कंगाली ने व्यक्ति को इतना अधिक दीनहीन बना दिया है कि वह जूता जो फेंकने लायक है वो चकत्तियों की एक थैली टाइप बनकर रह गया है। जैसे कि चेहरे को किसी ने, चेचक के दाग ने उस चेहरे को ढक लिया हो। एक बिंब हमारे आंखों के सामने यहाँ पर प्रकट होता है कि जिस प्रकार से चेचक के दाग, जिसे हम माता कहते हैं, माता के दाग रह जाते हैं, उसी प्रकार से जूता इतना अधिक बेकार हो चुका है, लेकिन वो मरम्मत कराने के लिए आता है, लेकिन वो मजबूरी है, जूता के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसा लगता है कि जैसे उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर पतंग फंसी और खड़खड़ा रही है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो, मैं कहना चाहता हूँ। और जैसे ही मोचीराम उस व्यक्ति से सवाल करता है कि बाबूजी इस फटे जूते के पर चकत्तियों से भरा पहले से ही है, उसके पर इतना पैसा क्यों लगवा रहे हो मरम्मत करवा के, तो बड़ी उसकी खिसियानी से ही हंसी हंसता है। ऐसा लगता है मानो को जैसे टेलीफोन के खंभे के ऊपर एक पतंग लटकी हुई है और वो खड़खड़ा रही है मुक्त होने के लिए, जिस प्रकार से खड़खड़ा है उसी प्रकार से वो अंदर से बहुत कुछ कहना चाहता है। व्यक्ति अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को बांटना चाहता है मोचीराम के साथ, लेकिन वो कह नहीं पाता और केवल हंसकर रह जाता है। मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है,
मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। यहाँ पर भाव देखिए कि वह जूते सिलाने वाला आदमी और मोचीराम दोनों ही एक समान जाति के। कैसे? क्योंकि उसको पैसे की आवश्यकता है, वो उसकी जीविका का उपार्जन के लिए वो वहाँ पर बैठा है, धंधा कर रहा है कड़ी धूप के अंदर, और वो भी मजदूर वर्ग का ही शायद व्यक्ति है जो जूते गठवाने के लिए उसके पास आता है। उसकी भी व्यवस्था है और मोचीराम की भी व्यवस्था है। दोनों के जीवन विसंगतियों से, विडंबनाओं से भरा हुआ है। पीड़ा, दर्द और वेदना दोनों की एक साथ यहाँ पर उभर आती है। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें टांगता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। कहता है कि जैसे मैं चकत्तियाँ से उस जूते की मरम्मत करता है तो ऐसा लगता है कि चकत्तियों की जगह मैं आंखें उस जूते पर टांग रहा हूँ। जो चारों तरफ का वातावरण, जो परिवेश वहाँ पर निर्मित है, उसका वो आकलन कर रही है। और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से मैं निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को बांध कर ना एक आदमी निकलता है, और शेर को न वह अक्लमंद है, न वक्ता का पाबंद है, और उसकी आंखों में लालच है। एक दृश्य देखिए, एक व्यक्ति को जूता तो चकत्तियों से भरा हुआ है, कितना विवश, कितना मजबूर है। मोचीराम महसूस करता है उसकी पीड़ा को, उसकी संवेदना को, उसकी जीवन जो यापन की जो कठिनाइयाँ हैं, उसको सारा जीवन उसके समक्ष आंखों में तैर आता है उस व्यक्ति का, जिसका जूता उन चकत्तियों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है उसका जीवन पर भी उन वेदनाओं के, उन अभावों के जो पैबंद लगे हुए वो इन जूतों के अंदर उभर करके आ गए। और एक व्यक्ति दूसरा आकर देखिए कि वो बेपरवाह सा है, आराम तलब है, उसको कोई समय की पाबंदी नहीं है, और उसके हाथ में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। लेकिन फिर भी वो दिखावा करता है कि उसे कहीं जाना है और उसके पास बिल्कुल समय की कमी है, और वो बार बार अपनी घड़ी को देखता है। और रोब किसके ऊपर जताता है? मोचीराम के ऊपर। तो मोचीराम कहता है कि मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, इशो बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहाँ पिटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूतों कैसा बनाओ। कहने का तात्पर्य है कि वो उसकी नकल करके बताता है। वो कहता है कि उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन उसके पास में पैसा है, उसके पास में संवेदना नहीं है, उसके पास एक आम आदमी की पीड़ा को समझने का ना कोई समय है। वो दिखावा करता है। कहता है मौसम के नाम पर बिसूरता है, आज सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूमता है, और मगरनामा देते वक्त साफ नट जाता है, शरीफों को लूटते हो वो घुर्राता है। जब पैसे मांग की बारी आती, जूता जब मरम्मत हो जाता है, पैसे की जब बारी आती है तो वो घुर्राता। कहता है अरे तुम कैसे आदमी, एक शरीफ आदमी को लूटते हो। और वो जो उसकी मेहनताना है उसमें देने पर भी उसको तकलीफ़ होती है। ऐसे लोग, इस प्रकार से अनेक प्रकार के लोग मोचीराम के पास में आते हैं, और वो कुछ सिक्के फेंक करके वो आदमी चला जाता है। आगे देखिए, अचानक ज्यों का सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गढ़ती। कहते हैं कि इसी प्रकार के लोग जो जीवन में एक दर्द बन करके उभर आते हैं, जिस प्रकार से जूते के अंदर कील जब दबी रह जाती है तो उसका जो निकीला हिस्सा है वो चुभता रहता है, उसी प्रकार से ऐसे लोग उस मोचीराम की जो स्मृति है उसके अंदर आते हैं और उसको नित्य प्रति चुभते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच में कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगले की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। फिर वो कहता है कि ज़िंदगी जीने का नाम है, और कहता है कि बाबूजी, असल बात तो यह है कि ज़िंदा रहने के पीछे असल तर्क नहीं है, तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली कर रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है कि मेहनत करके जो जीविका पार्जन की जाती है उसका आनंद अलग होता है, और वही सार्थक है, जीवन जीने का सही उद्देश्य है। अन्यथा इस प्रकार से ज़िंदगी में तो हर कोई आता है और चला जाता है। यदि सही रूप में जीवन को जिया जाए, सही रूप में मेहनत करके जो कमाई की जाती है उसका जो आनंद होता है वो अलग ही प्रकार का होता है, उसको महसूस करने की बात होती है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है, और आप इस बसंत को ही लो, ये दिन की तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजार सुख तल्ले धूप में सीजने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में वो कहता है कि जैसे ही वो बैठता है अपने धंधे के पर, और रापी जिससे कि वो जूता गाड़ता है, वो हथियार, वो औजार, तो कहता है कि सूर्य अपने संपूर्ण तेज प्रचंड ताप के साथ में
उसको जलाने के लिए आ जाता है और उसकी पीड़ा और अधिक दुगनी हो जाती है और मुश्किल हो जाता है उस रापी को संभालना। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी जुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने के लिए बार बार नहीं कहने का तात्पर्य है। मोचीराम कहता है इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप, पेड़ के नीचे एक छोटी सी जो है वो लगा करके बॉडी के पास में बैठता है और काम करता है और यही उसका रोज़ का जीविकापार्जन का साधन है। कहता है लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से बार बार करता है, और ये चौंकने की नहीं सोचने की बात है। मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है और असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर काये है, वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तुम मोची नहीं शायर है। तो चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, ये चौंकने। यहाँ पर मोचीराम की संवेदना इतनी गहरी है महसूस करने की कि वो हर आते जाते आदमी के चेहरे को पढ़ सकता है, उसके मन की गहराई, उसके मन की थाप को पा सकता है। वो सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है अक्षरों के आगे अंधे हैं। तो कहने का मतलब कि जब पेट भरा होता है तो सब कुछ बातें अच्छी लगती है। इसी प्रकार जिन्हें शब्द मिल चुके हैं वो तो शब्द के द्वारा अपनी बात, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति कर देते हैं, लेकिन जिनके पास शब्द नहीं है, जिनकी पीड़ा को महसूस करने वाला कोई नहीं, जिनको बताने वाला कोई नहीं, जिनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं। मोचीराम इस चीज़ को महसूस करता है। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। और भविष्य गढ़न में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज, मतलब कोई व्यक्ति यदि चिल्ला करके विरोध करता है और एक व्यक्ति चुप रह करके भी विरोध करता है, बात दोनों बराबर है, लेकिन अभिव्यक्ति का तरीका अलग अलग है। इस प्रकार से धूमिल ने इस कविता के माध्यम से जीवन की विसंगतियों को, जीवन की व्यवस्था को, जीवन की खाइयों को, जीवन के जो वर्ग भेद की जो खाई है उसको यहाँ पर व्यक्त करने का किया है मोचीराम कविता के माध्यम से। मैं डॉक्टर अनीता वर्मा, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, हिंदी विभाग से आज हम मोचीराम कविता जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित की हुई है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मोचीराम धूमिल की एक लंबी बड़ी कविता है जिसमें पेशे से मोचीराम जो कड़ी धूप में बैठता है और आते जाते हुए लोगों के मनोभावों को पढ़ता है, संवेदना को जीते हुए, उस संवेदना को महसूस करते हुए कवि धूमिल ने मोचीराम के मनोभावों को बहुत ही सुंदर शिल्प के साथ प्रस्तुत किया है। देखिए कविता का सौंदर्य कि रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। सच है मोचीराम के लिए न कोई व्यक्ति विशिष्ट है न कोई सामान्य है, बल्कि उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक आदमी है जो उसका जीविका का एक माध्यम है, जीविकापार्जन का एक माध्यम है। मोचीराम कहता है कि सही बात तो यह है कि वह चाहे जो भी है, जैसा भी है, जहाँ कहीं भी है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। अर्थात सब व्यक्ति जूते के लिए या जूते के रूप में उसके सामने विविध मनोभावों के साथ एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, आते हैं और उसके साथ एक अनुभव को साझा करते हैं और वो उन अनुभूतियों को समेटता हुआ मोचीराम अपनी जो संवेदनाएं हैं उनको